अब हम बात करेंगे असम विधानसभा की। तो असम में 9 अप्रैल को चुनाव होने हैं और वहां का चुनाव भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। असम में चुनाव 9 अप्रैल को होने और नतीजे 4 मई को आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम में एक ही दिन एक ही फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं और ऐसे में यह चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती होगी कि असम एक दुरूह इलाके के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि तैयारियां पूरी हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है, हम एक दिन में ही चुनाव कराने में सक्षम हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, असम के चुनावी समीकरणों को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के साथ साथ इस बार जेएमएम भी आदिवासियों के मुद्दे को लेकर वहां एक बड़ी तैयारी में अभी से जुटी हुई है। जेएमएम की कोशिश है कि वहां पर जहां पर टी ट्राइब्स की संख्या अच्छी है वहां पर वो चुनाव लड़े और उसका जो डेंट है वो बीजेपी को वो दे सके। लेकिन जो एक दिलचस्पी इस बात को जानने को लेकर है कि जेएमएम असम में अकेले चुनाव लड़ने जा रहा है या फिर वो कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अभी पर गौरव गोगोई के साथ, गौरव गोगोई जो है वो कांग्रेस का जो एक दल था उसके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में उनकी मुलाकात भी हुई। लेकिन वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है जेएमएम, ये देखना दिलचस्प होगा। अकेले लड़ता है या कांग्रेस के साथ, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जो उनकी कोशिश होगी, जहां पर टी ट्राइब्स हैं, जहां मुंडा, संथाल, उरांव, गोंड जो कि झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से वहां गए हैं, उन वोटों पर जो है वो महागठबंधन की नजर है। मतलब कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में एक गठबंधन बना है उसकी नजर है और जेएमएम की नजर भी वहां पर टी ट्राइब्स के वोटों पर है। तो अब उसमें देखना है कि क्या कुछ होगा। एसटी दर्जा की मांग है टी ट्राइब्स की, असम सरकार ने उसे केंद्र की तरफ जो है वो बढ़ा दिया है। डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जैसे इलाके हैं जहां पर की टी ट्राइब्स का जो है वो आपको प्रभाव साफ तौर पर दिखता है और जेएमएम की कोशिश होगी कि इन दोनों इलाकों में कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन अगर आप असम में मुकाबले की बात कीजिए तो वहां जो मुकाबला है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा है तो सामने गौरव गोगोई हैं। इन दोनों के बीच ही ये मुकाबला होगा, एक पर्सनालिटी क्लैश भी कह लीजिए। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ बीजेपी की पूरी टीम है। सर्बानंद सोनोवाल जो वहां के नेता हैं, एक गठबंधन है यहां पर एनडीए का जिसमें कि असम गण परिषद है, बीपीएफ है, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, जिनको कि 11 सीटें गठबंधन में जा रही हैं। इसके अलावा आरएचजेएम है, तो ये एनडीए का गठबंधन है। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन है उसमें कांग्रेस है, माकपा है, असम जातीय परिषद है, भाकपा माले है, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस है, ये है। लेकिन जो पिछली बार से जो एक फर्क है असम में कि एआईयूडीएफ जो है वो इस बार कांग्रेस के गठबंधन में नहीं है और ये एक फैक्टर जो है वो बन सकता है। दरअसल असम में भी एक पोलराइज्ड इलेक्शन पिछले कुछ चुनावों से देखने को मिला है और उसका एडवांटेज एनडीए को, बीजेपी को मिला है। तो शायद इसे ही देखते हुए कांग्रेस ने रणनीति बदली और एआईयूडीएफ को जो है वो गठबंधन से बाहर किया। लेकिन ये कितना फायदा पहुंचाएगा और कितना नुकसान पहुंचाएगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अगर एआईएमआईएम और एआईयूडीएफ का गठबंधन हो जाता है तब फिर वैसी परिस्थिति में परेशानी हो सकती है लोअर असम इलाके में, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। वैसे भी असम में अगर आप देखें तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं। उनकी संख्या लगभग 35% के आसपास है। जो हिमंता बिस्वा शर्मा है वो इसे 40% तक बताते हैं कि वो समय के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीजें जो है वो यहां पर दिखती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो कांग्रेस के सामने चैलेंज है, जो उसका गठबंधन है कि जो अपर असम डिवीजन है वहां पर वो कैसे बेहतर करे, क्योंकि जो 28 सीटें अपर असम डिवीजन में है उसमें से 23 सीटें जो है
वो एनडीए के पास है और 4 ही सीट जो है वो कांग्रेस गठबंधन के पास है, जिसमें गोलाघाट है जहां पर कि 5 में 5, कई सीटें जगह ऐसी हैं जहां की 100% स्ट्राइक रेट है वहां पर एनडीए का। गोलाघाट में 5 में 5 है, इसके अलावा मजूली में 1 में 1 है, आपको चारियादेव में 2 में 2, डिब्रूगढ़ में 7 में 7, तिनसुकिया में 5 में 5। तो ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। अब जो काम करना है आपको कांग्रेस गठबंधन को, यह करना है कि अपर असम में वो बेहतर प्रदर्शन करे। अब यहां पर जेएमएम उनकी कितनी मदद करता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जेएमएम चूंकि इस इलाके में जो है अपने प्रत्याशी उतार सकता है, क्योंकि यहां पर ही डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया का इलाका पड़ता है जहां पर टी ट्राइब्स की संख्या अच्छी खासी है। और मुझे लगता है कि जेएमएम के साथ अगर कांग्रेस कोई अलाइनमेंट करना चाहता है तो वो अपर असम को लेकर ही है। और हालांकि यहां पर जो वोट डिफरेंस है वो बड़ा है, क्या जेएमएम उतने वोट डिफरेंस को पाट पाएगा अकेले लड़कर या गठबंधन में लड़कर, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जो सेंट्रल असम का डिवीजन है वहां पर भी एनडीए को बढ़त दिखता है। पिछली बार 19 सीटों में 12 सीटें एनडीए जीतने में यहां कामयाब हुआ था। सिर्फ लोअर असम का इलाका जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है, दक्षिणी शालामार, मानकाचर में, धुबरी में, बोंगाई गांव में, गोलापारा में, बारपेटा में, ये कुछ इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। वहां पर भी आप देखिएगा पिछली बार 43 सीटों में बीजेपी को 18 सीटें ही मिली थी और वहां पर जो महाजोत था कांग्रेस का उसको 25 सीटें मिली थी। इसके अलावा नॉर्थ असम डिवीजन में भी एनडीए की स्थिति मजबूत जान पड़ती है। पिछली बार 21 सीटों में 16 सीटें एनडीए जीता था। तो जो आप असम को डिवीजन में बांटते हैं, अपर असम का इलाका है, बराक वैली है, वहां पर आपको जो है एक एज दिखता है महाजोत को, और सेंट्रल असम डिवीजन है, लोअर असम डिवीजन है और नॉर्थ असम डिवीजन है। तो जो 5 क्षेत्र में आप असम को बांटते हैं उसमें 2 जो इलाका है लोअर असम का इलाका और फिर जो बराक वैली है, यहां पर कांग्रेस गठबंधन को थोड़ा सा एज दिखता है। लेकिन जो बाकी 3 जगह है जिसमें कि अपर असम है, सेंट्रल असम है और फिर जो नॉर्थ असम का इलाका है, वहां बीजेपी को बढ़त दिखती है। तो जो चैलेंज है कांग्रेस के सामने कि इन इलाकों में वो अपनी पैठ बढ़ाए और इसके लिए उसने अपने सहयोगी तलाशे हैं। कितना कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप असम पर पूछें तो एक स्लाइट एज अभी जो है अभी की परिस्थिति में बीजेपी को दिखता है, क्योंकि वहां पर पोलराइज्ड इलेक्शन जब होता है और वहां की जो एक खास बात है डेमोग्राफी की कि अगर कहीं पर अल्पसंख्यक वोटर्स हैं तो वो एक एरिया में ही हैं, तो आपको संख्या तो उनकी ज्यादा दिखती है लेकिन इंपैक्ट जो है उन्हीं सीटों पर होता है जहां वो है। राकेश जी, वहां आदिवासी समुदाय के वोट कितना मायने रखते हैं? क्योंकि देखिए विधानसभा में एक दिन पहले नवन विक्सल कोनगाड़ी कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने ये बयान भी दिया कि भाई हम वहां अकेले लड़ रहे हैं, दोनों मिलके हम सीएम हेमंता पर तीर चलाएंगे। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं ये संकेत दिया है कि जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होने जा रहा। देखिए ये तो तय करना होगा, ऊपर के लेवल पे ये बातें तय होंगी, और अगर गठबंधन नहीं करना होता तो फिर असम से जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और सीएम फेस हो सकते हैं, उनका यहां आकर सीएम हेमंत से मिलने का कोई मतलब नहीं होता अगर गठबंधन नहीं करना होता। तो ऐसी परिस्थिति में 2 ही बात हो सकती है कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलकर यह कहा हो कि आप गठबंधन में लड़े तो उसका फायदा होगा, या उन्होंने कहा हो कि आपके लड़ने से हमें नुकसान हो सकता है। तो ये बातें हो सकती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि गठबंधन जेएमएम का कांग्रेस के साथ होगा या नहीं होगा असम में, ये तय ऊपर के नेता ही आपको करेंगे। लेकिन वहां पर एक चीज ये भी देखना होगा कि केवल टी ट्राइब्स ही नहीं है, वहां के जो लोकल एसटी जातियां हैं वो भी, जिनको कि अभी एसटी का दर्जा प्राप्त है,
यहाँ पर तो जो टी ट्राइब्स है उनको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है और असम सरकार ने प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा है कि इनको भी अब जो है एसटी में शामिल किया जाए, टी ट्राइब्स को, और इसके लिए एक नया जो है कैटेगरी बनाने की बात है एसटी वैली की, कि उसमें इनको दिया जाए। तो अब ये देखना है कि जो 12 से 16-17% तक जो ट्राइबल वोटर्स वहां पर है उनका झुकाव कैसे होता है और उसमें वोटों का वर्गीकरण कैसे होता है, टी ट्राइब्स किस मूड में वोट करते हैं, इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जातियां हैं, वो किस तरह से वोट करती हैं, उन चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में अगर आप देखें तो यहां पर स्थिति यह है कि जो हार जीत का मार्जिन है वो 10 से 55% के बीच है, ज्यादातर में मार्जिन 25-30% से ज्यादा है। तो वहां पर बहुत प्रभाव छूट जाएगा, इस बात की संभावना कम दिखती है। जहां पर फाइट तगड़ी है, जहां 10% के आसपास का मार्जिन है, और वहां अगर जेएमएम उन वोटों को अपनी तरफ गोलबंद कर लेता है, तब फिर जो है कांग्रेस को फायदा हो सकता है। तो एक दिलचस्प चुनाव जेएमएम में ने बनाने की वहां पर कोशिश की है, क्योंकि अभी तक जेएमएम असम चुनाव में कोई प्लेयर होता नहीं था। इस बार वो प्लेयर बनकर वहां जाने की बात कर रहा है। अभी तो तिथि घोषित हुई है, अब जब तय हो कि कितने उम्मीदवार जेएमएम वहां देने जा रहा है, क्योंकि अब वक्त बहुत है नहीं। अगर आप देखिए तो असम में जो चुनाव है उसमें अब ज्यादा वक्त है नहीं, 9 अप्रैल को चुनाव है, मार्च में हम मध्य मार्च को क्रॉस कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास जो वक्त है वो बहुत कम है। ऐसे में संगठन कितना मजबूत है, कितनी ताकत से जेएमएम वहां चुनाव में जोर लगाता है, इन सारी चीजों पर डिपेंड होगा। क्योंकि बात तो ये भी थी कि जेएमएम बिहार में भी चुनाव लड़ेगा और वहां पर अगर उसको गठबंधन में जगह नहीं मिलेगा तो अकेले चुनाव लड़ेगा, लेकिन अंततः जेएमएम ने फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेगा। तो असम को लेकर जब अंतिम फैसला आ जाएगा उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर जेएमएम असम में चुनाव लड़ता है तो एक नया आयाम खुलेगा असम के चुनाव में, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है चुनाव पर, इसे चुनाव विश्लेषक बहुत बारीक नजर से देखेंगे, ये बात तय है। लेकिन फिलहाल अगर आप असम की बात कीजिए तो यहां स्लाइट एज अभी बीजेपी को दिख रहा है। अब कांग्रेस राहुल गांधी के ऊपर है कि वो अपना जो चुनावी अभियान है उसको कितना सघन बनाते हैं और जो वोटर्स हैं उसको अपनी तरफ कितना आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये जो अब वक्त बचा है चुनाव तक, वो एक ऐसा वक्त होता है जब आप फ्लोटिंग वोटर्स को जो दुविधा में होते हैं उनको अपनी तरफ जोड़ते हैं, और उसमें जो अपनी बातों से जनता को ज्यादा कन्विंस करता है फ्लोटिंग वोटर्स उधर ही जाते हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिमंता विश्व शर्मा, दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे, गौरव गोगोई होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। तो कौन अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि असम में अब बाजी कौन मारेगा, लेकिन इतना तय है कि एक दिलचस्प मुकाबला वहां देखने को मिलेगा।